बेटा लिसन यार, ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम जो टॉपिक मुझे स्टार्ट करना है, इसमें एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे दूं। और ये चैप्टर में इंट्रोडक्शन जो मैं आपको दूंगा बेटा, यहाँ पर आपको एक बात बता दूं मैं क्लियरली, केमिकल इक्विलिब्रियम इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा कि अगर केमिकल इक्विलिब्रियम आ जाए तो साथ में आपको आयनिक इक्विलिब्रियम भी आएगा। अगर आप डायरेक्टली आयनिक इक्विलिब्रियम करना चाहो तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा कि दोनों भी रिलेटेड ही है। और केमिकल इक्विलिब्रियम में आईआईटी मेंस में और हमारे नीट में बहुत से बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, और बेटा बेसिक क्वेश्चन आने के लिए कंसेप्ट आना जरूरी है। तो मैं चाहूंगा सबको कि ये केमिकल इक्विलिब्रियम को एक बार फिर से समझ जाओ कि बेटा ये रिएक्शन अगर आपको देखना है तो यू शुड नो अबाउट कि रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन क्या होती है और टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे बेटा कि कोई केमिकल रिएक्शंस कैसी होती है। लेट मी एक्सप्लेन यू, एक छोटा सा एग्जांपल है कि केमिकल रिएक्शन अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा। भाई ये ए होगा, अगर ये बी से कंबाइन होगा तो ये आपको सी दे देगा। बेटा ये जो टर्म एरो के उस तरफ जो मिल रहा है आप इसको बोल सकते हो दिस इज कॉल्ड एज ए प्रोडक्ट। और ये जो ए और बी आपको लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं आप इसको बोल सकते हो दिस इज कॉल्ड एज ए रिएक्टेंट। मतलब एक तरह का एक केमिकल रिएक्शन है। अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन क्या है बेटा? एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका? किसी भी केमिकल चेंज का इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कॉल्ड एज ए केमिकल रिएक्शन। जैसे कि अगर ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, भाई ये दोनों का रिएक्शन करा लो तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड रहा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ? प्रोडक्ट हुआ। कार्बन और ऑक्सीजन क्या हुए? रिएक्टेंट हुए। तो एक तरह का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हम बोलते हैं कि लेफ्ट साइड वाला रिएक्टेंट्स होते हैं और राइट साइड वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। और ऐसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कह सकते हैं बेटा? दैट विल बी कॉल्ड एज ए केमिकल रिएक्शन। अब हमको ये देखना है कि केमिकल रिएक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो दो टाइप क्या आते हैं बेटा? देखिए ये जो केमिकल रिएक्शंस होंगे ये हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे कि सर ये केमिकल रिएक्शन जो हम लिख रहे हैं इसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। भाई हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड होगा, हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट होगा। तो एक काम करेंगे, ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पहला हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। बेटा फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड का लिक्विड, लिक्विड का गैस, गैस का लिक्विड और लिक्विड का सॉलिड, मतलब चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट में देखेंगे टाइप्स। पहला वाला तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट में भाई सबसे पहला वाला, ऐसे इसके दो टाइप आएंगे, एक आएगा होमोजीनियस और दूसरा आएगा हेटेरोजीनियस। बेटा होमोजीनियस मतलब क्या होगा? जहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों एक ही फेज में आएंगे। और हेटेरोजीनियस में क्या आएगा? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों अलग अलग 2 और मोर देन 2 फेजेस में आएंगे। जैसे कि इसका बता रहा हूं मैं होमोजीनियस। बेटा होमोजीनियस मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट बात कर रहे हैं। सो होमोजीनियस रिएक्शंस क्या है? बेटा ऐसी रिएक्शन इन विच reactants and product, बेटा in which reactants and products are in same phase, मतलब सॉलिड का सॉलिड होगा, लिक्विड का लिक्विड होगा और गैस का गैस होगा। एग्जाम्पल देखेंगे हम। हाँ सर बेटा इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल है, ये नाइट्रोजन गैस में है, हाइड्रोजन भी गैस में है और दोनों को मिला के आपको अमोनिया मिला के दे दिया। और देखो बेटा आपका अमोनिया जो प्रोडक्ट है वो भी गैस में है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की फिजिकल स्टेट कैसी है? सेम है। तो बेटा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट अगर सेम आ जाए तो यू कैन कॉल इट एज ए होमोजीनियस रिएक्शन। तो व्हाट इज ए होमोजीनियस रिएक्शन सर? ए रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन द सेम फेज आर कॉल्ड एज ए होमोजीनियस रिएक्शन। तो दूसरा आएगा बेटा हेटेरोजीनियस रिएक्शन। दूसरा आएगा हेटेरोजीनियस रिएक्शंस। बेटा हेटेरोजीनियस रिएक्शन मतलब पक्का है कि रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट प्रोडक्ट जैसी नहीं है और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट जैसी नहीं होगी। मतलब यहां बोल सकते हैं रिएक्टेंट्स होमोजीनियस रिएक्शंस इन विच reactants and products are not in same phase। बेटा दोनों का फेज सेम नहीं होगा,
राइट। तो वो होगा आपका हेटेरोजेनियस रिएक्शन। कोई भी ले लो आप, जैसे मैंने अभी ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन दिया है, अब जिंक कार्बन डाइऑक्साइड ले लो बेटा, कुछ नहीं होगा। जिंक होता है सॉलिड फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड होगी गैस के फॉर्म में। बेटा जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करा लो, क्या दे देगा सर? जिंक ऑक्साइड देगा, जिंक ऑक्साइड देगा, और क्या देगा बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गैस में, ये सॉलिड में, ये गैस में, सॉलिड में। तो देखो बेटा, ये जिंक सॉलिड में, सॉलिड, CO2 गैस है, गैस। मतलब सारे रिएक्शन में क्या रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट सेम है? ना सर। तो रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट, प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट अगर डिफर हो जाए, ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे होमोजेनियस रिएक्शन। सर ये भी तो केमिकल रिएक्शन है और ये भी केमिकल रिएक्शन है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पे रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट गैस में थी और यहाँ प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट गैस में है। यहाँ रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट सेम नहीं है, सॉलिड और गैस है, और यहाँ भी सॉलिड एंड गैस है। तो आपको लग रहा है सॉलिड गैस सेम ना बेटा। ऐसा रिएक्शन हो कि दोनों तरफ सेम फेज आ जाए। अगर यहाँ गैस गैस है तो गैस, यहाँ सॉलिड है तो सॉलिड, यहाँ लिक्विड है तो लिक्विड, तब होगा वो होमोजेनियस। भाई एक तरफ सॉलिड गैस है, दूसरी तरफ सॉलिड गैस, सॉलिड लिक्विड, तो ऐसे को हम बोलते हैं हेटेरोजेनियस रिएक्शन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा ये जो होमोजेनियस हेटेरोजेनियस किए थे हमने, मैं चाहूंगा इसमें आपको और एक अच्छा सा एग्जांपल दे दूं। अब आपको देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अच्छा सा एग्जांपल है, आप डिसाइड करना। ये हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में, बेटा ये ऑक्सीजन भी गैस के फॉर्म में, और ये जो वाटर आ रहा है हो सकता है लिक्विड के फॉर्म में। और दूसरा एग्जांपल है हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में, बेटा ऑक्सीजन भी गैस के फॉर्म में, और ये मिलके आपको जो वाटर दे रहा है हो सकता है कि ये भी भाप बन जाए। भाप मतलब गैस बन गया। तो देखो बेटा रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट तो सेम है, लेकिन प्रोडक्ट की अलग है, लिक्विड है। मतलब ये हो गया हमारा एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस रिएक्शन। बेटा ये हो गया हमारा एग्जांपल हेटेरोजेनियस रिएक्शन। लेकिन इनकी फिजिकल स्टेट देखो बेटा सेम, और ये भी सेम है, तो ये हो गया हमारा एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस रिएक्शन। ऐसा कुछ होता नहीं है, पर मैंने आपको ये समझाने के लिए एक ही कंडीशन में दे दिया हेटेरोजेनियस और होमोजेनियस। तो बेटा ये जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला देखे हमने ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। अब देखेंगे सेकंड टाइप, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड मतलब वेलोसिटी के बेस पे रिएक्शन कैसी चलती है वो देखेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड में देखते हैं बेटा, पहला वाला, कुछ रिएक्शन आपके फास्ट होते हैं और कुछ रिएक्शन आपके स्लो होते हैं। बेटा फास्ट रिएक्शन जनरली क्या होते हैं मानो, मैं आपको बता दूं, जनरली जो आयनिक रिएक्शंस होते हैं ना, आयनिक रिएक्शंस, जनरली आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट। अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि सर जनरली आयनिक रिएक्शन फास्ट क्यों होते हैं, ड्यू टू बिकॉज इन these only exchange of ions takes place। हाँ बेटा यहाँ सिर्फ एक्सचेंज ऑफ आयंस ही होते हैं, ओनली एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी कैन से, ये वेलोसिटी बोल सकते हो। एग्जांपल देखो बेटा, आयनिक रिएक्शन वेरी फास्ट। तो भाई ऐसे आयनिक रिएक्शंस कौन से होते हैं आप जानते हो? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड एंड बेस वाले आपके आयनिक रिएक्शन होते हैं। एग्जांपल करेंगे बेटा इसका, न्यूट्रलाइजेशन, जो भी न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शंस होते हैं वो आप उसको आयनिक रिएक्शन कह सकते हो। और बेटा आयनिक रिएक्शन फास्ट होते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। कैसे? अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, तो बोलना सर एसिड को बेस में डाल दो तो आपको क्या देगा, सॉल्ट भी देगा और वाटर भी देगा। बेटा एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कि ये एसिड है और ये बेस है, दोनों को मिला लो तो आपको सॉल्ट भी आ गया और H2O एज ए वाटर भी आ गया। बट एक्चुअली हुआ क्या होगा, यहाँ HCl में H का प्लस Cl का माइनस, NaOH में Na का प्लस OH का माइनस। भाई ये प्लस इस माइनस को लेके गया सॉल्ट बनाया, ये OH माइनस H प्लस को लेके गया वाटर बना लिया। क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गए। और जहाँ एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है, क्योंकि वो आयनिक रिएक्शंस कहलाती है। देख लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
राइट। इसके बाद देखेंगे बेटा हम लोग फास्ट रिएक्शंस, मतलब कुछ रिएक्शंस जो होते हैं फास्ट के साथ साथ स्लो भी हो जाते हैं। तो नाउ एग्जांपल विल सी अबाउट फास्ट रिएक्शंस। बेटा ये जो स्लो रिएक्शंस की अगर बात करोगे तो क्या होगा, इसमें वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन बोलो या स्पीड ऑफ द रिएक्शन बोलो स्लो होती है, और ये स्लो रिएक्शन मैक्सिमम कोवेलेंट रिएक्शंस होते हैं, और बेटा कोवेलेंट रिएक्शन को मॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहते हैं। तो पहला फास्ट आयनिक रिएक्शंस फास्ट होते हैं। अब दूसरा आप लिखेंगे बेटा स्लो, बी लिख रहा हूं मैं, दैट इज द स्लो रिएक्शंस। भाई स्लो रिएक्शंस कौन से हैं, तो आपने बोलना कोवेलेंट रिएक्शंस। बेटा कोवेलेंट रिएक्शन को आप ये नाम दे सकते हो क्या, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। तो कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर स्लो रिएक्शन। क्यों, बिकॉज इन दिस ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस। बेटा यहाँ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड और मेकिंग ऑफ बॉन्ड होते हैं। बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना, इट विल टेक मोर टाइम। इन ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड टेक प्लेस विच रिक्वायर्ड मोर टाइम। इसीलिए ये रिएक्शन कैसे है बेटा, ये रिएक्शन आपके स्लो रिएक्शंस होते हैं। अब सर ऐसा मॉलिक्यूलर रिएक्शन कौन सा है जो स्लो है, बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है बेटा, ये देखो, ये भी मॉलिक्यूल और ये भी मॉलिक्यूल, ये मिलके आपको कंपाउंड बना रहे हैं। मतलब एक्चुअली हुआ क्या होगा, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था, आयोडीन से जुड़ के आयोडीन था, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा। बेटा जब दो बॉन्ड टूटते हैं तो ये बॉन्ड बनता भी है, तो टूटने के लिए टाइम लगेगा और बनने के लिए भी टाइम लगेगा। हेंस द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड रिक्वायर्ड मोर टाइम। और जहाँ टाइम लग गया रिएक्शंस कैसे हो गए, स्लो हो गए। तो आपने क्या सीखा बेटा, यहाँ पे आपने टाइप ऑफ रिएक्शंस में पहला ये सीखा है, पहले आपने टाइप ऑफ रिएक्शन में ये सीखा है कि बेटा हम रिएक्शन को क्लासिफाई कर सकते हैं या बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। बेटा अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट सेम आ जाए होमोजीनियस, कहीं भी डिफर आ जाए दैट इज इट आपका हेट्रोजीनियस। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड बता सकते हो, कुछ रिएक्शन फास्ट होते हैं, कुछ रिएक्शन स्लो होते हैं। बेटा फास्ट रिएक्शन किसके हिसाब से बताओगे, आयनिक रिएक्शंस होगी तो फास्ट, और आपके कोवेलेंट रिएक्शंस होगी तो स्लो। एग्जाम में यही याद रखना बेटा, सारे कोवेलेंट रिएक्शन मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं और मॉलिक्यूलर रिएक्शंस स्लो होते हैं। और आपका आयनिक रिएक्शन जैसे कि मैंने यहाँ दे दिया बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस आपके जो आयनिक होते हैं उनकी वेलोसिटी या रेट, आप रेट बोलते हो ना, रेट मतलब स्पीड को बेटा हम रेट भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड को बुक में रेट लिखते हैं, स्पीड में बुक को वेलोसिटी भी लिखते हैं। तो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ रेट, वेलोसिटी, स्पीड, ये रिएक्शन के दो टाइप आ जाते हैं, एक आता है स्लो, एक आता है फास्ट, राइट। तीसरा आएगा बेटा ऑन द बेसिस ऑफ हीट भी आएगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थर्ड टाइप करा देता हूँ। बट अभी जो हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम देखा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, वेलोसिटी या रेट, तीसरा होगा बेटा ऑन द बेसिस ऑफ हीट। तो ऑन द बेसिस ऑफ हीट, तो रिएक्शन को और हीट के बेसिस में भी क्लासिफाई किए जाते हैं। कैसे, पहला वाला एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, क्या लिखोगे बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, और दूसरा लिख सकते हो बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक वैसे आप लोग जानते ही होंगे, लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे, यहाँ भी वैसे ही पढ़ाते हैं बेटा। ऐसी रिएक्शन जहाँ पर हीट इवॉल्व हो जाए, हाँ बेटा ऐसी रिएक्शन जहाँ पर हीट का इवॉल्व होना, मतलब हीट इज इवॉल्व इन द रिएक्शन आर कॉल्ड एज ए एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक में बोलेंगे बेटा रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व मतलब लिबरेट होती है। और एंडो में बेटा रिएक्शन इन विच
इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। हाँ बेटा, यहाँ हीट का एब्जॉर्ब होना और यहाँ हीट का इवॉल्व होना। चलो अब मैं इसको एक अच्छे से एग्जाम्पल में करा दूंगा जो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली एग्जाम्पल क्या होता है। ध्यान से देखना बेटा, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ये। मतलब एक जनरल एग्जाम्पल है, ऐसे कोई बुक में होता नहीं है। जनरल एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, A+B वाला एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो आपको इजीली समझा देगा एक्सो क्या होगा, एंडो क्या होगा। देखो बेटा, ये A है प्लस B है, इट गिव्स राइज टू C। और इसमें क्या हुआ, इतनी कैलोरी हीट लिबरेट हो गई। अब यहां देखिए एग्जाम्पल A+B। बेटा यहां पर क्या हो गया, इतनी कैलोरी हीट लिबरेट हो गई। और देखो रिएक्शन में आपके प्रोडक्ट साइड में जो वैल्यू लिखी है उसको ऐसा लिखा जाता है, ऐसा। डेल्टा H का मतलब होता है चेंज इन द एंथैल्पी। क्या लिखते हैं बेटा इसको, चेंज इन एंथैल्पी। बेटा एंथैल्पी का चेंज होना, और ये जो वैल्यू आपको जो भी दिख रही है वो वैल्यू तो लिख दो, लेकिन रिएक्शन में जो साइन है वो साइन को उल्टा कर लो। और सर जहां डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव आ जाए रिएक्शन को समझना एक्सोथर्मिक है। दूसरा, ये रिएक्शन लिखे, अच्छी बात है, यहाँ पर भी चेंज इन एंथैल्पी लिखना है। जो वैल्यू है वैल्यू तो लिखो भाई, लेकिन आपके रिएक्शन में इस नंबर को, जो भी नंबर होगा या वैल्यू होगी, उसका साइन क्या है, माइनस, उसका आप उल्टा कर लो प्लस। सर रिएक्शन जहां डेल्टा H की वैल्यू प्लस हो जाए ऐसे रिएक्शन को आप क्या कहते हो, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हो। मतलब चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव आ जाए बेटा, लिखूं मैं यहाँ, देखो यहाँ लिख रहा हूँ। सर रिएक्शन जिसमें चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H नेगेटिव आ जाए, और ऐसा रिएक्शन जहां चेंज इन एंथैल्पी दैट इज डेल्टा H बेटा, ये क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। पॉजिटिव का आना मतलब एंडो, नेगेटिव का आना मतलब बेटा एक्सो। इसके और मेथड्स भी होते हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू। कैसे मेथड, देखो भाई क्या करते हैं वो, A+B माइनस ऑफ X कैलोरी गिव्स राइज टू C, ऐसा लिखते हैं। बेटा इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, A+B माइनस X कैलोरी को उस तरफ ले जाओ तो उस तरफ गया तो प्लस X कैलोरी होता है। भाई ये प्लस अगर हो तो डेल्टा H में जो वैल्यू दिखती है वो लिखो, लेकिन साइन उसकी उल्टी लगा लो, और डेल्टा H नेगेटिव दिखे तो एक्सो बोल दो। अच्छी बात है सर। बेटा यहाँ पर होता A+B प्लस X कैलोरी गिव्स राइज टू C, इसको ऐसा लिखते हैं, गिव्स राइज टू C। मतलब यहाँ हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, और A+B इसको उठा के वहां रख दो, यहाँ रख दिए माइनस ऑफ X कैलोरी। बेटा माइनस ऑफ X कैलोरी का मतलब है डेल्टा H की वैल्यू प्लस X कैलोरी आ गई, और सर डेल्टा H की वैल्यू प्लस आना मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है। राइट, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। बेटा अभी ये टाइप ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले हमने देखे दैट इज ए ऑन द बेसिस ऑफ ए फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ वी कैन से स्पीड, वेलोसिटी, रेट। और थर्ड वाला देखिए बेटा ऑन द बेसिस ऑफ हीट, मतलब लिबरेट हो रहा कि एब्जॉर्ब हो रहा। अब फोर्थ टाइप आएगा बेटा ये वाला, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। और ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पॉइंट समझ में आएगा तो मैं जानता हूँ कि बच्चों को केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आएगा। बेटा ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन में दो तरह के होते हैं सर, एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। बेटा रिवर्सिबल का मतलब क्या होगा, केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू रिएक्टेंट। मतलब देखो ये मेरा रिएक्टेंट है बेटा, और इस रिएक्टेंट से मैंने ऐसा प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन ये रिएक्शन ऐसी होती है कि वापस प्रोडक्ट आपको रिएक्टेंट देने के चांसेस रखता है। मतलब आपने क्या बोलना, केमिकल रिएक्शन इन विच, देखो बेटा केमिकल रिएक्शन in which product can be converted back into reactant। मतलब वापस बेटा आपका प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब ऐसी रिएक्शन में जिसमें एक तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना वो तो सही हर तरफ होगा,
लेकिन ये रिएक्शन ऐसी है बेटा, आपका प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बना सकता है, तो ऐसे रिएक्शन को आप बोलोगे रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे कि अच्छा सा एग्जांपल अभी भी हमने देखे बेटा, नाइट्रोजन में 3 हाइड्रोजन डालो, 2 अमोनिया देगा, और ये क्लोज कंटेनर में चला, फिर ये टूट के वापस आपको ये दोनों गैस दे देगा। हाँ बेटा, ऐसा पॉसिबल है। मतलब अब देखो, ये वाला हाइड्रोजन की गैस है, आयोडीन की गैस है, एक बंद कंटेनर में रख दो, ये जुड़ के आपको 2 HI देगा। कंटेनर तो बंद है, ये अपने आप में रिएक्ट होकर टूट के वापस आपको ये दे देगा। मतलब ये आपको जो दिख रहा है ना, ये ऐसा, इसको कहते हैं हाफ हेडेड एरोज। बोलो बेटा, इसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज ए हाफ हेडेड एरोज। और बेटा हाफ हेडेड एरोज को हम बोलते हैं रिएक्शन कॉल्ड एज ए रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन आपका कैसा प्रोसीड होता है? इट प्रोसीड इन फॉरवर्ड एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो पॉइंट लिख सकते हैं बेटा ऐसे कि इट प्रोसीड इन फॉरवर्ड as well as backward direction। मतलब ये समझो बेटा कि ये रिएक्शन आपका आगे तो चला, वापस पीछे भी आएगा। मतलब इट प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड एज वेल एज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ये चलते हैं बेटा आपके। सो इट प्रोसीड इन फॉरवर्ड एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो आगे भी चलेगा, बैक साइड भी आएगा, राइट। लेकिन ये जो चलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन आपके कहा होना चाहिए? इट इज ओनली पॉसिबल इन द क्लोज कंटेनर। इट इज ओनली पॉसिबल इन क्लोज्ड कंटेनर। बेटा ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, अगर ये गैस है और ये भी गैस है, तो गैस उड़ जाएगा। अगर कंटेनर क्लोज होगा तो कंटेनर में गैस पकड़ा हुआ रहेगा, अपने आप में टूटेगा, वापस ये दे देगा। तो हम बोलेंगे बेटा पॉसिबल इन द क्लोज कंटेनर। दूसरा, दिस ये जो रिवर्सिबल रिएक्शंस है ना, दे कैन अटेन इक्विलिब्रियम। ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है। दे कैन अटेन इक्विलिब्रियम। बेटा इक्विलिब्रियम अटेन करने का मतलब थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आई नो इतने आसानी से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसको आगे समझाए जाते हैं, पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कैसे। बेटा N2 और H2 मिलके अमोनिया दे रहा है। भाई अमोनिया बनने को मुझे 10 मिनट लगे, टाइम स्पीड बता रहा हूं। अब कंटेनर क्लोज है, अमोनिया अपने आप में टूट के वापस N2H2 दे रहा है, तो ये टूट के ये बनने के लिए मुझे 8 मिनट लगे। मतलब रिएक्शन जो आपका आगे चला बेटा और बैकवर्ड आया, 1 सेकेंड ना। तो बेटा यहां पर मैंने बताया था कि दे कैन अटेन इक्विलिब्रियम। मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शंस है ना, ये इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे रहा था, देखिए बेटा नाइट्रोजन हाइड्रोजन एक क्लोज कंटेनर में रिएक्शन चल रही है, ये दोनों कंबाइन होकर अमोनिया बनने के लिए 10 मिनट लगा। तो बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन को 10 मिनट लगा। फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब रिएक्शन आगे चलने को 10 मिनट लगा। मतलब ये रिएक्शन पूरी अमोनिया में कन्वर्ट होने को 10 मिनट लग गया, राइट। अब क्या हो गया, ये अमोनिया अपने आप में टूटेगा, N2H2 देगा, तो बैकवर्ड आने के लिए 8 मिनट लगा। तो क्या बेटा दोनों का टाइम सेम है? नहीं है, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है। फिर क्या होता, थोड़ी देर में ऐसा होता है बेटा, रिएक्शन चलने के लिए यहां से यहां चलने के लिए ये लग गया 8 मिनट, वापस यहां आने के लिए यहां से यहां लग गया 6 मिनट। क्या बेटा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में? ना सर, ये अभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं है। थोड़ी देर में क्या होता, रिएक्शन आगे चलने के लिए लग गए 5 मिनट, और रिएक्शन पीछे आने के लिए क्या लग गए 5 मिनट। अब बोलेंगे रिएक्शन आगे चलने को भी सेम टाइम, पीछे आने को भी सेम टाइम। अब बोलेंगे ये रिएक्शन ने अपना इक्विलिब्रियम अटेन किया। मतलब रिवर्सिबल रिएक्शंस बेटा दे कैन अटेन इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम में जाते हैं, जा सकते हैं। व्हाट इज इक्विलिब्रियम बेटा? आगे चलने की जो स्पीड है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। बेटा रेट का मतलब होता है स्पीड, रेट का मतलब होता है वेलोसिटी, और रेट का मतलब होता है दैट इज चलने का मतलब प्रोसेस जो चलेगी उसको। तो रेट जो होता है आगे चलने की स्पीड और पीछे आने की स्पीड, अगर दोनों इक्वल हो जाए ना, तब बोलना कि रिएक्शन आपकी कहां पर है, इक्विलिब्रियम में है। कभी भी ऐसे हाफ हेडेड एरोज देख के आप इक्विलिब्रियम नहीं बोलना, गलत होता है। इक्विलिब्रियम कब होगा?
बेटा जब रिवर्सिबल रिएक्शन में रेट फॉरवर्ड की और रेट बैकवर्ड की, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉरवर्ड एंड वेलोसिटी ऑफ फॉर द रिएक्शन फॉर द बैकवर्ड, इफ इट इज सेम, हम बोलेंगे रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, राइट। और एक खास बात बेटा, इक्विलिब्रियम हो या ना हो, अगर इक्विलिब्रियम आ भी जाए तो समझ जाना कि आपका जो रिएक्टेंट्स है दे आर नेवर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो ये भी लिख दो बेटा यहाँ पे, रिएक्टेंट्स आर, हाँ बेटा मैंने यहाँ बोला ना, इससे यहाँ बनने को 5 मिनट लगे तो ये पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं हुआ, थोड़ा बचा था, ये बन गया, और जैसे ये बन गया बैकवर्ड चालू हुआ। जब ये बैकवर्ड कन्वर्ट होकर ये देता है, ये पूरा का पूरा खत्म नहीं होता है, थोड़ा रहता है। तो वही बोलना चाहता हूं मैं, रिएक्टेंट जो भी लिखते हो बेटा, रिएक्टेंट्स आर नेवर कंप्लीटली, रिएक्टेंट्स आर नेवर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। हाँ बेटा, आपके रिएक्टेंट कभी भी प्रोडक्ट में कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होते, और आपके प्रोडक्ट भी कभी भी कंप्लीटली कन्वर्टेड रिएक्टेंट में नहीं होते, वो ऐसे आगे 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 पीछे चलते रहते हैं। लेकिन जब आगे और पीछे चलने की स्पीड अगर सेम आ जाए, दैट इज रेट ऑफ द फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ द बैकवर्ड, तब हम बोलेंगे कि सर हमारी रिएक्शन अब इसमें पहुंच गई। किस में पहुंच गई बेटा? इक्विलिब्रियम में पहुंच गई है। समझ में आ गया? देख लो बेटा इसको। बेटा अभी जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हमने देखे ना, जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हमने देखे हैं, सर इस रिवर्सिबल रिएक्शन का अच्छा सा एग्जांपल क्या होगा तो मैं बताना चाहूंगा। बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस इसका एग्जांपल है। इसका एग्जांपल क्या होगा बेटा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन एक बात याद रखना सब लोग, इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक्सेप्ट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लोगे, वो आपका न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा। तो क्या होगा? तो भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस डालो। बेटा आपके पास में वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस डालो। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl होती है, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH होता है। बेटा वीक बेस NH4OH होता है, और वीक एसिड आपकी CH3COOH होते हैं। जब भी ऐसी रिएक्शंस होंगे वो रिवर्सिबल और इक्विलिब्रियम दिखाएगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कभी भी रिवर्सिबल रिएक्शंस नहीं होते हैं। तो चलो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से क्या आएगा सर? एक तो सॉल्ट आएगा, वेरी गुड, और दूसरा आएगा बेटा वाटर। ये रिएक्शन फिर टूट के वापस जाएगा। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से आपको पहले एक सॉल्ट आ जाएगा CH3COONA, बाद में बेटा ये और ये मिलके आपको H2O दे देगा और रिएक्शन बैकवर्ड होगा। कैसे हुआ होगा सोचो, ये पूरा Na का प्लस, ये CH3 में H का प्लस, बेटा ये पूरा का पूरा CH3CO माइनस है, तो बेटा ये CH3CO माइनस Na से जुड़ गया, और ये H प्लस आपका OH से जुड़ गया, OH माइनस से वाटर दे दिया, और ये CH3COO माइनस Na प्लस देके सॉल्ट दे दिया। बेटा यहाँ भी पूरा NH4 का प्लस, OH का माइनस, H का प्लस, Cl का माइनस, Cl माइनस NH4 प्लस से जुड़ के सॉल्ट दिया, H प्लस OH माइनस से जुड़ के वाटर दे दिया। तो बेटा एक भी अगर आपका एसिड या बेस वीक हो जाए तो आपको रिवर्सिबल रिएक्शन दिखती है। लेकिन अगर आपके दोनों के दोनों एसिड और बेस दोनों भी स्ट्रांग हो जाए तो रिवर्सिबल नहीं होगा, ओनली इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। तो अब वो इरिवर्सिबल प्रोसेस कैसे होगा? तो देखो भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, सिंगल हेडेड एरो, इट गिव्स राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर। और ये एग्जांपल आपका किसका है? इरिवर्सिबल का है। मतलब रिएक्शन में प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट। कैसे? अगर ये आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, तो दोनों से आपको सॉल्ट तो NaCl ही मिलने वाला है, और बचा हुआ वाटर तो आएगा। लेकिन ये NaCl और वाटर रिएक्ट होके वापस एसिड बेस नहीं दे सकते। तो ये सिंगल हेडेड एरोस के रिएक्शन होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। तो मैं अभी आपको ये सारा रिवर्सिबल देने के बाद अब नेक्स्ट हेडिंग पे जाएंगे बेटा, इरिवर्सिबल रिएक्शन पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग।
बेटा अब हम देखेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये क्या होता है बेटा? ऐसे रिएक्शंस जहां पर प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू रिएक्टेंट। राइट, एग्जांपल देखिए, केमिकल रिएक्शंस in which product cannot be converted back into reactant. But a chemical reaction in which the product cannot be converted back into reactant are called as a irreversible reaction. Example देखो बेटा, इसको थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। ये AgNO3 है, इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट, और सिल्वर नाइट्रेट में आपने सॉल्ट डाल दिया NaCl का, तो क्या होगा देखिए, एक AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है। क्या आएगा बेटा? AgCl, देखो Ag का प्लस, NO3 का माइनस, Na का प्लस, Cl का माइनस, Ag प्लस Cl माइनस AgCl प्रेसिपिटेट बन गया। बाकी का क्या आ गया बेटा? NaNO3 एज ए सॉल्यूशन आ गया। इस केस में आप देखिए, एक बार प्रेसिपिटेट बन गया तो ये प्रेसिपिटेट वापस NaNO3 से रिएक्ट नहीं करेगा और रिएक्शन बैकवर्ड नहीं आएगा। इसलिए आप देखो बेटा, मैंने सिंगल हेडेड एरो से दिखाया। सिंगल हेडेड एरो से दिखाने का मतलब प्रोसेस अपनी कैसी है? इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। कोई डाउट? अब ये जो प्रोसेस होगी इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसमें रिएक्ट प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू रिएक्टेंट। ये मैंने एग्जांपल दे दिया है। इसका मतलब these reaction proceeds only in one direction। सही बात है ना बेटा? एक ही डायरेक्शन में चलता है। इसके पहले वाला दोनों, आगे भी पीछे भी, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता, और उस डायरेक्शन का नाम क्या है भाई? द डायरेक्शन इज कॉल्ड एज ए फॉरवर्ड डायरेक्शन। देखो बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलेगा क्योंकि वो इरिवर्सिबल है। प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू, दैट इज सॉरी, हाँ, प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू रिएक्टेंट। दूसरी बात बेटा, ये रिएक्शन को जरूरी नहीं कि आप क्लोज कंटेनर में करो। इट कैन अकर इन ओपन कंटेनर। अब जरूरी नहीं कि उसको क्लोज में ही करना है, ओपन में भी कर सकते हो, लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस को आपको क्लोज में ही करना है, क्योंकि जो बनने वाले गैस एस्केप ना हो जाए बेटा, बनने वाले गैस वहीं पे रुके और गैस अपने आप में कन्वर्ट होके बैक इट विल बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट। सो ये आपको ओपन कंटेनर में भी किए जा सकते हैं, राइट। और ये जो रिएक्शंस होते हैं ना, ये दे डू नॉट अटेन इक्विलिब्रियम बेटा। इन रिएक्शन में कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड नेवर बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। बैकवर्ड आना ही नहीं है ना, तो फॉरवर्ड इक्वल टू बैकवर्ड कहां से आता है, राइट। और एक बेटा इसमें भी बोल सकते हो कि जैसे उसमें हमने बोला था रिएक्टेंट्स आर नेवर बी कंप्लीटेड और नेवर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, लेकिन इसमें बोल सकते हैं हम रिएक्टेंट्स आर नियरली कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। इसमें होगा ये जो रिएक्टेंट्स है ना, ये पूरा का पूरा कंज्यूम होके यहाँ जा सकता है और नियरली इक्वल टू, एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा, दे आर नियरली कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स आर नियरली कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। ये है बेटा अपना इरिवर्सिबल रिएक्शंस, राइट। अब हम बोलेंगे इसका अच्छा एग्जांपल क्या है। सर इसका अच्छा सा एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जो कि वो रिवर्सिबल नहीं था तो इरिवर्सिबल होगा। बाय स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस इट गिव्स राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH ले लो, और ये मिलके आपको सॉल्ट दे दे और पानी दे दे, तो वापस रिएक्शन होके ये नहीं दे सकता। ये कैसे होगा बेटा? इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
बेटा अभी हमने ये जो देखा ना कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट देखे, बेस्ड ऑन द व्हाट यू कैन से बेस्ड ऑन द हीट देखे एक्सो एंडो, राइट, बेस्ड ऑन द स्पीड भी देखे रेट वेलोसिटी, और बेस्ड ऑन द व्हाट यू कैन से द डायरेक्शन कि वो आपका रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। बेटा ये सारे कंसेप्ट में हमको एक चीज समझनी है, क्या, अगर हमारा रिएक्शन रिवर्सिबल है तो बेटा इस रिवर्सिबल रिएक्शन में हम इक्विलिब्रियम देख सकते हैं। इक्विलिब्रियम क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड है। वेरी गुड बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन में कुछ चीजें समझेंगे हम, कैसे, सुनो बेटा, अगर ये ए है, एक काम करें, सुनो ऐसे, ये आपका N2 है जो कि गैस था, और ये H2 है जो कि गैस है, और ये हाफ हेडेड एरोस चला और आपको यहाँ 2 मोल ऑफ अमोनिया दिया, और रिएक्शन जब ऐसे चला डेल्टा H इज इक्वल टू -42 kJ ऐसे कुछ दिया है, तो आपको क्या दिख रहा है बेटा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड जब चला तो हम लिखेंगे ये फॉरवर्ड रिएक्शन में डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव, मतलब ये रिएक्शन कैसा हो गया सर, ये फॉरवर्ड रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, राइट। मैं क्या करूंगा, इसको उल्टा लिखूंगा। देखो बेटा, मैंने ये 2 अमोनिया को यहाँ लिखा जो कि गैस था, अच्छी बात है, क्लोज कंटेनर में रख के तोड़ दिया, मतलब डिकम्पोज किया, तोड़ दिया, तोड़ने से इसकी गैस बनी और इसकी भी गैस बनी। बनने के बाद अब देखो क्या होता है, जो वैल्यू आपकी माइनस में थी वो आ गई प्लस में, क्योंकि बेटा जब रिएक्शन को आप उल्टा करते हो तो ये जो रिएक्शन आपको दिख रही है ये क्या है, ये बैकवर्ड रिएक्शन है। सर आपको कैसे मालूम ये बैकवर्ड है, तो भाई बनने वाला अमोनिया था फॉरवर्ड, तो टूटने वाला अमोनिया हुआ तो बैकवर्ड। फॉरवर्ड रिएक्शन आपकी एक्सो थी तो बैकवर्ड रिएक्शन डेल्टा H पॉजिटिव आने का मतलब बैकवर्ड रिएक्शन आपकी कैसी होगी, आपकी होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब इस एग्जाम्पल से आपको क्या पता चलता है बेटा, इन रिवर्सिबल रिएक्शन इफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक देन बैकवर्ड रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक एंड वाइस वर्सा। तो यहां से क्या समझ में आता, इन रिवर्सिबल रिएक्शन if forward reaction is exothermic then backward reaction is endothermic and vice versa। वाइस वर्सा का मतलब अगर ये एंडो होगा तो बैकवर्ड आपका क्या हो जाएगा बेटा, एक्सो हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, मतलब वेलोसिटी होती है। अब देखो ये जो आप समझ गए कि रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड अगर एक्सो है तो बैकवर्ड एंडो, फॉरवर्ड अगर एंडो है तो बैकवर्ड एक्सो। इसमें और एक टर्म समझना है, दिस इज कॉल्ड एज ए रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा रेट का मतलब होता है स्पीड ऑफ रिएक्शन, बेटा स्पीड का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, मतलब आपकी रिएक्शन की स्पीड वेलोसिटी क्या है ये पता करना है। सर ये पता कैसे करते हैं, देखो बेटा जब भी कोई रिएक्शन आपकी चलती है तो रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है। देखो बेटा जब भी कोई रिएक्शन चलती है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है, तो हम लिखेंगे द चेंज इन concentration of reactant and product with unit time। बेटा टाइम के साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो चेंज होती है ना, विथ टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा ये रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते कैसे हैं, तो सर रेट ऑफ रिएक्शन डिनोटेड एज ए स्मॉल r, और वो जब कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है तो आपको मालूम है अगर वो आपका रिएक्टेंट होगा तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, तो माइनस स्क्वायर ब्रैकेट रिएक्टेंट, राइट बेटा। अगर वो आपकी प्रोडक्ट होगी तो प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, हाँ बेटा।
अगर रिएक्टेंट होगा तो रिएक्टेंट कंज्यूम होगा तो प्रोडक्ट मिलेगा। बेटा रिएक्टेंट कंज्यूम होगा तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, प्रोडक्ट का बढ़ना मतलब प्लस, रिएक्टेंट का कम होना मतलब माइनस। तो स्क्वायर ब्रैकेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्लस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टाइम टेकन फॉर द चेंज। तो इसको मैं ऐसा सीधा सीधा कर दूं, प्लस एंड माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, हाँ बेटा, प्लस और माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ ए टाइम टेकन फॉर चेंज, टाइम टेकन फॉर चेंज। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखो बेटा आपका ए है और ए कन्वर्ट हुआ बी में, मुझे इसकी रेट लिखनी है, तो रेट इज इक्वल टू, बेटा आपका ए कम हो रहा क्योंकि ये रिएक्टेंट है, ये कंज्यूम होगा तो बी बनेगा, तो माइनस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ ए यूनिट टाइम dt, या तो प्रोडक्ट बनेगा प्लस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विथ ए यूनिट टाइम dt। मतलब रिएक्टेंट कभी भी देखो कम होता है, प्रोडक्ट कभी भी देखो बढ़ता है। और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। हाँ बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज आइदर ए एंड बी, डिक्रीज का मतलब माइनस क्योंकि रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, और इंक्रीज का मतलब प्लस क्योंकि प्रोडक्ट आपका बढ़ेगा। तो यहाँ पर लिखा प्लस माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ ए टाइम टेकन फॉर द चेंज आर कॉल्ड एज ए स्पीड, वेलोसिटी और रेट ऑफ रिएक्शन। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप लोग। बेटा ये जो हमने पढ़ा अभी पूरे टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस और बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट एंड ऑल, इसमें मैंने आपको ये बताना चाहता था कि केमिकल इक्विलिब्रियम में हमको जो पढ़ना है दैट इज ए अबाउट द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। क्योंकि एक्चुअल में ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल अगर हमको मालूम हो जाए तो हम बता पाएंगे कि हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम किस रिएक्शन में देखते हैं। और उसमें आपको ये भी बताना था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है उसमें अगर आपका रिएक्शन इसके पहले जो बताया था दैट इज अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन हो तो फॉरवर्ड अगर एक्सो है तो बैकवर्ड एंडो, फॉरवर्ड अगर एंडो है तो बैकवर्ड एक्सो। और दूसरा चेंज ऑफ रेट, मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन या तो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट। ये कैसे देखते हैं बेटा, जब भी कोई रिएक्शन चलती है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होती है, प्रोडक्ट बढ़ता है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन। प्लस और माइनस लगाने के पीछे रीजन क्या है बेटा, प्लस का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही, माइनस का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रही विद ए यूनिट टाइम के साथ, दैट इज टाइम टेकन फॉर द चेंज। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेटा व्हाट इज ए केमिकल इक्विलिब्रियम, और केमिकल इक्विलिब्रियम कब इक्विलिब्रियम में अटेन होता है और कैसे अटेन होता है, और जब केमिकल इक्विलिब्रियम या कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करेगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड कैसे दिखेगा और कैसे पता करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, ये सारा हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। राइट बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।